दोस्तों, एक लड़का नीरज अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की को देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। वो ये सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये माधुरी तो नहीं। माधुरी उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जिससे कई साल पहले उसका तलाक हो गया था। अब वो इस असमंजस में पड़ जाता है कि कहीं ये माधुरी है या फिर कोई और है। वो अपनी गाड़ी रोकता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर आवाज़ लगाता है, माधुरी रुक जाओ। अब जो लड़की थी पीछे मुड़कर देखती है तो वो भी शायद पहचान लेती है, क्योंकि वो वाकई में उसकी तलाकशुदा पत्नी माधुरी ही थी। अपने पति को देखने के बाद वो भागने लगती है और दौड़ने लगती है। नीरज हैरान हो जाता है। कुछ पल के लिए सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे देखकर भाग क्यों रही है। उसके बाद नीरज भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आखिर इन दोनों का तलाक क्यों हुआ था? एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेइंतहा चाहते थे। एक दूसरे के बगैर इन दोनों का जीना मुश्किल था। आखिर इन दोनों की जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि ये दोनों अलग होने के लिए मजबूर हो जाते हैं? और उसकी पत्नी माधुरी उसको देखकर इस तरह से भाग क्यों रही थी? उसकी हालत एकदम बुरी थी, परेशान और एकदम लापरवाह लावारिस की तरह लग रही थी। कपड़े फटे हुए पहने थे। उसका पति उसकी तरफ ही भागने लगता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पटना से। पटना के ही एक गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहा करते थे। पति का नाम था नीरज और पत्नी का नाम था माधुरी। दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों की ही पसंद की ही शादी थी। स्टार्टिंग के दिनों में दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। नीरज अपने ही पुश्तैनी जमीन में खेती बाड़ी का काम किया करता था। रहने को छत थी, 2 वक्त की रोटी अच्छे से वो लोग कमा रहे थे। घर में इसी तरह की जिंदगी वो लोग जी रहे थे। उसकी पत्नी को भी अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। जब नीरज की पत्नी दुनिया की चकाचौंध को देखती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। अब उसको यह महसूस होने लगता है कि वो गरीबी की जिंदगी गुजार रही है। उसके पति के पास तो कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे करके वो अपने पति से बेरुखी से पेश आने लगती है। अपने पति से वो ढंग से बात नहीं करती। पति कुछ कहता तो सही से जवाब नहीं देती। अब यह सब ढंग देखकर उसका पति भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, इसके रवैये में इतना बदलाव कैसे आ गया। जो लड़की मुझसे इतने प्यार से बातें किया करती थी, मेरी हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया करती थी, मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया करती थी, आखिर उसे हो क्या गया है? मैं इसे क्या खुश नहीं रख पा रहा हूँ? यही सब वो सोच रहा था। अब एक दिन की बात है कि नीरज यह बात अपनी पत्नी से पूछ ही लेता है और कहता है कि माधुरी, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल तुम इस तरह से बेरुखी से पेश क्यों आती हो? एकदम चिड़चिड़ क्यों करती हो? आखिर तुम्हें कमी किस बात की है? तब जाकर माधुरी जवाब देती है बेरुखी से और कहती है कि आपके पास है ही क्या? दूसरे लोगों को देखिए, कितने अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है औरतें। और मेरे पास क्या है? मैं इस तरह के फटीचर घर में रहती हूँ, आपकी तरह फ़कीरों की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब नीरज कहता है कि ये ज़िंदगी तुम्हें खराब लग रही है। तुम उस इंसान के बारे में सोचो जिसके पास तो रहने को छत नहीं है, 2 वक्त का खाना उन लोगों को नसीब नहीं होता है। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास रहने को घर है, 2 वक्त का खाना हमें अच्छे से मिल रहा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, अपना कामकाज कर रहे हैं। तुम अमीरों के चक्कर में मत पड़ो। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमेशा गहनों में लदे रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी खुशहाल है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि पैसे से ही हमें खुशियाँ मिल सकती है, पैसों से ही हमें सुकून मिलता है। तुम अपना यह भ्रम छोड़ दो। लेकिन जो माधुरी थी, उसके सर पर सिर्फ अमीरी का भूत सवार था और वो सिर्फ लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। नीरज के समझाने पर भी उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है। उन दोनों के बीच में आए दिन कलेश होना शुरू हो
जाता है। जब भी नीरज घर में आता, खाना वगैरह मांगता अपनी पत्नी से, हमेशा वो किच-किच किया करती, हमेशा कलेश किया करती और यही कहती कि तुमसे तो शादी करके मैं फंस गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भिखारियों की तरह ज़िंदगी मुझे जीना पड़ेगा। अब इस बात से नीरज एकदम गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। नीरज एक थप्पड़ मार देता है अपनी पत्नी को। अब जो उसकी पत्नी थी वो भी गुस्सा हो जाती है, पति से वो भी बहस करती है, खूब दोनों में तू तू मैं होता है। उसके अगले ही दिन माधुरी अपना सामान लेकर मायके चली जाती है और वो मायके जानबूझकर जाती है, ये सोचकर जाती है कि अगर वो मायके चली जाएगी तो शायद उसके पति को एहसास होगा और वो अपना अच्छा से कामकाज ढूंढेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी बीच नीरज ये भी कहा था कि देखो हमारी शादी को इतने महीने गुजर गए हैं, हमें अब बेबी प्लान कर लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी माधुरी यही कहती है कि खाने को ठिकाना नहीं है, रहने को ढंग से घर नहीं है, अभी बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे, जब आपका अच्छा सा नौकरी हो जाएगा, अच्छी खासी सैलरी मिलने लगेगी, तभी हम कुछ प्लान करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी एक नहीं सुनती है, वो भी अपने जिद पर अड़ी थी कि हम अभी बेबी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। अब वो छोड़कर चली गई थी नीरज को। नीरज इधर परेशान हो गया था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। अरेंज मैरिज तो थी नहीं, दोनों की लव मैरिज थी। पत्नी के बगैर उसका रहना अब मुश्किल हो जाता है। लेकिन उधर जो माधुरी थी अपने मायके में वो अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। अब एक दिन की बात है कि माधुरी जाती है मार्केट किसी काम से। जब वो मार्केट जाती है तभी उसकी नज़र पड़ जाती है उसकी सहेली पर। वो देखती है कि उसकी सहेली एक बड़ी सी गाड़ी से उतर रही है, अच्छी साड़ी पहनी हुई है और ऊपर से नीचे तक वो गहनों से लदी हुई है। वो जा रही है एक मॉल की तरफ। अब माधुरी अपनी सहेली के पीछे पीछे वो भी मॉल में चली जाती है और अंदर जाकर देखती है तो उसकी सहेली ज्वेलरी की खरीदारी कर रही थी। अब उसकी इस लाइफ को देखने के बाद वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इसकी लाइफ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई, इतनी लग्जरी लाइफ ये कैसे जी रही है। उस दिन तो वो घर आ जाती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद माधुरी को पता चलता है कि उसकी जो सहेली है उसकी शादी एक गरीब लड़के से हुई थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपने पति को तलाक देकर एक अमीर आदमी से उसने शादी कर ली है और उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी में इतना चेंज आया है। अब उसकी कहानी सुनने के बाद माधुरी के भी मन में यही ख्याल आ जाता है। अब वो भी अपने मन में एक साजिश रच लेती है कि उसे भी कुछ ऐसा ही करना है। उसके कुछ महीनों के बाद ही वो अपने पति नीरज को तलाक दे देती है। तलाक के बाद वो अब दूसरे शादी के फिराक में लग जाती है। लेकिन जिस भी लड़के को माधुरी के बारे में पता चलता कि माधुरी ने अपने पहले पति को गरीबी की वजह से तलाक दे दी है, कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। और इसी तरह से धीरे धीरे 2-3 साल और गुजर जाते हैं, माधुरी का कहीं भी शादी नहीं होता है। उसके बाद उसे एहसास होता है कि जो उसका पति था नीरज, उसके साथ ही वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि अब ना तो माधुरी को चैन से नींद आती थी, ना ही वो चैन से अपना दिन गुजार पाती थी। अब इसी तरह से वो बेचैनी में ही रह रही थी। उसके घर वाले भी अब उसे ताना मारने लगे थे। आस पड़ोस के लोग, गांव मोहल्ले की औरतें सभी उसे ताना मारने लगी थी। अब एक दिन की बात है कि माधुरी ऑटो से कहीं जा रही थी। उसी ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि नीरज का ही पड़ोसी था। माधुरी उस आदमी को पहचान लेती है और उस आदमी से वो नीरज के बारे में पूछती है कि नीरज अब कैसा है, वो क्या कर रहा है। वो आदमी कहता है कि आपके जाने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसने तो अपने आप को ही ख़त्म करने का सोच लिया था, लेकिन गाँव वालों ने उसकी जान बचाई क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, खाना पीना उसने सब छोड़ दिया था। इसी वजह से वो बहुत परेशान भी रहने लगा था, आपको वो हर वक्त याद करता था। जब माधुरी उसके बारे में यह सब सुनती है तो माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यही सोचने लगती है कि मैंने उस पति को छोड़ दिया, उस पति को तलाक दिया जो मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखा करता था। उसकी जितनी हैसियत होती थी उस हिसाब से मेरे हर शौक़ को वो पूरा किया करता था। उसके बाद फिर माधुरी पूछती है कि फ़िलहाल वो कहाँ है और क्या कर रहा है, अब उसकी तबीयत कैसी है। तब उसका पड़ोसी बताता है कि कुछ साल पहले ही वो दिल्ली चला गया और दिल्ली के ही एक कंपनी में वो जॉब करने लगा। उसकी अच्छी खासी सैलरी है और उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो गांव में नहीं रहता है, वो दिल्ली में ही रहता है।
जब माधुरी इतना सुनती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि अब मुझे नीरज से मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वो पूछती है कि क्या आपको पता है कि वो दिल्ली में कहाँ रहते हैं। उस आदमी को पता होता है, वो उसी वक्त एड्रेस दे देता है। धीरे धीरे दोनों की मंजिल आ जाती है, दोनों अपने अपने मंजिल पर चले जाते हैं। अब उसके बाद माधुरी प्लान बनाती है कि वो नीरज के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। उसके कुछ ही दिनों के बाद माधुरी चली जाती है दिल्ली। दिल्ली के उसी पते पर पहुंचती है जो आदमी दिया था उसे। अब वो जब उस पते पर जाती है तो उससे नीरज मिलता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल है वो ऐसा है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है वो किसी को पता नहीं चलता है। सब अपने अपने में ही मस्त होते हैं, अपनी दुनिया में ही बिजी होते हैं। इस वजह से माधुरी उसका घर पहचान ही नहीं पाती है, ना ही पता निकाल पाती है। अब वो थाक हार कर शाम के वक्त एक पार्क में चली जाती है बैठने के लिए। शाम का वक्त था, सुहाना मौसम था। पार्क में सभी लोग इधर से उधर टहल रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब बेंच में जाकर वो बैठ जाती है और लोगों को देखने लगती है। तभी माधुरी की नज़र पड़ जाती है एक लड़के पर, जो कि दुकान में कुछ सामान खरीद रहा था। और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि नीरज ही था। नीरज को देखने के बाद माधुरी खुश हो जाती है। अपने बेंच से उठकर वो खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि नीरज के हाथों में एक बिस्किट का पैकेट है और वो जा रहा है एक महिला की तरफ। उस महिला के सामने वो जाता है। उस महिला की गोद में एक 2 साल का बच्चा होता है। बिस्किट का पैकेट फाड़ कर उस बच्चा को खिलाने लगता है। अब माधुरी समझ जाती है कि शायद नीरज ने शादी कर ली है। वो अपना पैर पीछे कर लेती है और फिर वहीं पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं अभी नीरज के पास चली जाऊं तो इसके वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश हो जाएगा। मेरा ना जाना ही सही है। उसके बाद वो नीरज के पास नहीं जाती है। उस पार्क से निकल कर वो दूसरी जगह चली जाती है। 2-3 दिन इसी तरह वो भटकती है दिल्ली में। उसके बाद वो सोचती है कि यहाँ पर ऐसे गुजारा नहीं होने वाला है, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। 2-3 बड़े बड़े कोठी में वो काम ढूंढ लेती है, झाड़ू पोछा और बर्तन करने का। एक किराए का कमरा ले लेती है और वहीं से वो दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। अब वो गांव से भी बदतर जिंदगी दिल्ली में जाकर जीने लगती है। 2-3 घर में रोजाना काम करने के लिए जाती। सभी घर में बहुत ज़्यादा काम होता था, आराम करने का उसे मौका ही नहीं मिलता है। और दिल्ली में जब तक वो रहती है बस यही आस में रहती है कि कहीं मुझे फिर से नीरज मिल जाए तो एक बार मैं उससे माफ़ी मांग लूँ और फिर अपने गाँव चली जाऊँ। लेकिन दोबारा उससे नीरज मिलता ही नहीं है। अब धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक दिन शाम के वक्त माधुरी काम पर से अपने कमरे पर लौट रही थी। तभी नीरज अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। अब नीरज की नज़र पड़ जाती है माधुरी पर। माधुरी को अचानक जब वो देखता है तो हैरान हो जाता है। एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये माधुरी है, क्योंकि वो ये सोचता है कि शहर में माधुरी क्या करने के लिए आएगी, शायद वो गांव में होगी। लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता है। वो अपने ड्राइवर को कहता है कि ड्राइवर गाड़ी रोको। उसकी गाड़ी साइड में ड्राइवर रोक देता है। उसके बाद नीरज गाड़ी से उतरता है और माधुरी को आवाज़ लगाता है, माधुरी। अब जो माधुरी थी वो आवाज़ सुनती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे नीरज होता है। नीरज को देखते ही अब माधुरी भागने लगती है। नीरज हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे देखकर भाग क्यों रही है। नीरज भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है कि माधुरी रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, आखिर तुम भाग क्यों रही हो। अब भागते भागते नीरज माधुरी के पास चला जाता है। माधुरी रुकती है। उसके बाद नीरज कहता है कि माधुरी तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम इस तरह से क्यों भाग रही हो मुझे देखकर। अब जो माधुरी थी नीरज को देखकर वहीं पर रोने लगती है, गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आकर तुमसे तलाक ले ली, लेकिन देखो अब मेरी क्या हालत हो गई है। वाकई में माधुरी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे पर उदासियाँ थी, पछतावे के आंसू बह रहे थे। माधुरी बस यही कहती है कि नीरज मुझे माफ़ कर दो। अब नीरज हैरान था इस बात से कि आखिर वो शहर में क्या करने आई। वो पूछता है कि तुम शहर में क्यों आई, आखिर इतने बड़े शहर में अकेले तुम क्या करने के लिए आ गई। माधुरी कहती है कि बस मैं तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, इस वजह से मैं यहाँ पर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। उसके बाद नीरज पूछता है कि क्यों गाँव में क्यों नहीं रही, वहाँ
वहाँ पर क्या दिक्कत थी। तब जाकर वो सारी कहानी बताती है कि तलाक लेने का कारण क्या था और वो दूसरा शादी करना चाहती थी एक अमीर आदमी से, लेकिन उससे किसी ने शादी नहीं किया। लेकिन उसके बाद माधुरी पूछती है नीरज से कि नीरज एक बात बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी अचानक से ऐसे चेंज कैसे हो गई? आखिर तुमने ऐसा क्या काम किया जो तुम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो? उसके बाद नीरज बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब हो गई थी। मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे सहारा दिया। वो दिल्ली में ही काम किया करता था एक कंपनी में। वही मुझे उस कंपनी में जॉब दिलाया। मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। 1 साल काम करने के बाद मुझे सारा एक्सपीरियंस हो गया उस कंपनी का। मैं गांव गया और गांव में जितने भी पुश्तैनी ज़मीनें थीं उस सारे ज़मीन को मैं बेचकर सारा पैसा लेकर दिल्ली आ गया और मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप खोला और उसी वर्कशॉप से आज मेरे पास खुद अपनी एक कंपनी है, बंगला जैसा घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है। जो सब कुछ तुम्हें चाहिए था आज वो सब कुछ मेरे पास है। आज मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन माधुरी, तुम्हारे हाथ यह सब काम करने के लिए नहीं बने हैं। तुम दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती हो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मेरे साथ फिर से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। तभी माधुरी कहती है कि अब बहुत लेट हो गई है। मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी नीरज कहता है कि क्यों माधुरी, जो चीज़ तुम्हें चाहिए था, जैसी ज़िंदगी तुम जीना चाहती थी, आज वो सब कुछ मेरे पास है, वैसी ज़िंदगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? तब जाकर माधुरी कहती है कि कैसे रह सकती हूँ, तुमने तो दूसरी शादी कर ली है ना, तुम्हारा तो बच्चा भी है। अब इसकी बात को सुनने के बाद नीरज हंसने लगता है और कहता है कि ये बात तुमसे किसने कह दी कि मैंने शादी कर ली है और मेरा बच्चा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जाकर माधुरी कहती है क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें पार्क में देखा था। एक औरत थी तुम्हारे सामने, 2 साल का बच्चा शायद उसके गोद में था और तुम बिस्किट खिला रहे थे। तब जाकर नीरज हंसते हुए कहता है कि अरे वो मेरी पत्नी नहीं थी और वो मेरा बच्चा नहीं था, बल्कि वो मेरे दोस्त की बीवी और उसी का बच्चा था जिसने मुझे दिल्ली लेकर आया था और मैं उसी के बच्चे के लिए बिस्किट खरीदने के लिए गया था। शायद तुमने अच्छे से वहाँ पर देखा नहीं, उसका पति भी उसके पीछे ही बैठा हुआ था। अब जब यह बात वो सुनती है तो मुस्कुराती है और फिर गले लग जाती है नीरज की और कहती है कि सच में तुमने दूसरी शादी नहीं की है? नीरज कहता है कि नहीं यार, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। अब उसी वक्त नीरज माधुरी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर अपने घर लेकर जाता है। फिर से दोनों एक हो जाते हैं और फिर हंसी खुशी ज़िंदगी दोनों गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।